हम आज वर्तमान सरकार के दूसरे कार्यकाल का जो आखिरी बजट है इसकी चर्चा करते हैं, जिसको हम अंतरिम बजट 2024 के नाम से संबोधित करते हैं। तो इस अंतरिम बजट 2024 में 2023-24 में पूंजी व्यय को अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर को 33% बढ़ा करके 10 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव दिया गया था, जो जीडीपी का 3.3% था। ये 2019-20 के कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि पूंजी व्यय का लगभग 3 गुना था। आज दूसरे कार का अंतिम बजट सरकार क्यों पेश कर रही है? क्योंकि कुछ ही महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं। वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा चुनावी साल की वजह से ये बजट पूर्ण नहीं है, ये अंतरिम बजट ही होगा। आज बजट पेश करते ही श्रीमती निर्मला सीतारमण के नाम पर लगातार 6 बजट पेश करने का रिकॉर्ड भी कायम हो गया। वह ऐसा करने वाली दूसरी वित्त मंत्री होंगी, क्योंकि इसके पहले ये रिकॉर्ड पूर्व पीएम मोरारजी देसाई के नाम है। मनमोहन सिंह, चिदंबरम, अरुण जेटली एंड यशवंत सिन्हा ने 5-5 बार बजट पेश लगातार कर चुके हैं। ये अंतरिम बजट में सरकार कुछ बड़े ऐलान नहीं किए गए या अंतरिम बजट में कुछ बड़े ऐलान नहीं हुए। अंतरिम बजट में अगर टैक्स लेवी अर्थात सर्विस क्लास की अगर बात करते हैं हम, तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, अर्थात सर्विस क्लास को कोई फ़ायदा इसे नहीं पहुंचेगा। इस सरकार में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोले कि ये देश के निर्माण का बजट है। 1 फरवरी को मौजूद मोदी सरकार द्वारा आखिरी बजट पेश किया जा रहा है। ये अंतरिम बजट है क्योंकि अप्रैल मई में आम चुनाव संभव हैं। नई सरकार बनने के बाद पूर्व बजट जुलाई में पेश होने की उम्मीद भी करता है। ये देश हमारा वित्त मंत्री सीतारमण के कार्यकाल का ये सबसे छोटा बजट है। इस अंतरिम बजट में मुख्य सरकार की तरफ से घोषणा करने से परहेज किया गया है। हालांकि अंतरिम बजट में 4 सेक्टर पर विशेष फोकस दिया गया है, जिसमें से गरीब वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए, युवा वर्ग के लिए और किसानों के लिए। तो अब हम पहले आम लोगों से कुछ जुड़ी हुई 1-2 बातें करते हैं या समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम पहली बात करते हैं इनकम टैक्स की, तो सरकार ने आम आदमी को कोई राहत इनकम टैक्स से नहीं दी है, अर्थात टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कुछ दूसरा बिंदु पर चर्चा करते हैं। तो कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं हुआ है। इस बार बजट में कुछ भी सस्ता या महंगा नहीं किया गया है, क्योंकि अंतरिम बजट होने के नाते इसमें कोई विशेष कार्य नहीं किए गए। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए कि 2017 में लागू किए गए जीएसटी के बाद से बजट में केवल कस्टम ड्यूटीज़ एंड एक्साइज ड्यूटीज़ को बढ़ाया या घटाया जाता है, जिसका असर हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। तो इस बार इस बजट में कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं जो 4 सेक्टर में सरकार ने फोकस दिया है। ये हमारे वित्त मंत्री द्वारा जो 4 सेक्टरों को फोकस दिया गया है वो कौन कौन सी हैं। तो पहली अगर फोकस की बात करते हैं तो उन गरीबों के लिए सरकार द्वारा इस अंतरिम बजट में ये बताया कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठा करके अच्छे जीवन स्तर में ला दिया गया है। इस तरह से
25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हो चुके हैं। गरीब कल्याण योजना के माध्यम से 34 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खातों में भेजे जा चुके हैं। महिलाओं के लिए कहा गया है, या महिलाओं के बारे में जो व्यवस्था की गई बजट में, वो कहा गया कि करीब 1 करोड़ महिलाएं लखपत दीदी बन चुकी हैं। अब आगे और 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का सरकार का लक्ष्य है। युवाओं के लिए भी उन्होंने कुछ कहा कि युवाओं के लिए स्किल इंडिया मिशन के तहत करीब 1.5 करोड़ लगभग युवाओं को स्किल इंडिया के माध्यम से ट्रेंड किया गया है और 54 लाख लोगों को दोबारा से ट्रेन किया गया है। इस तरह से हायर एजुकेशन के लिए 3000 नए ITI कॉलेज और उच्च शिक्षा के लिए 7 IIT कॉलेज, 16 IIIT कॉलेज, 7 IIM और 15 एम्स एंड 390 यूनिवर्सिटी स्थापित किए जाने का लक्ष्य की जा चुकी हैं। किसानों की अगर बात करते हैं तो किसानों के लिए PM किसान योजना के माध्यम से 11.8 करोड़ लोगों को आर्थिक मदद दी जा चुकी है। इस तरह से किसानों को PM किसान योजना के माध्यम से लाभ पहुंचाया गया है सरकार के द्वारा। इस परंपरा के मुताबिक आंतरिक बजट में बड़े ऐलान या एलोकेशन नहीं दिए गए हैं, क्योंकि चुनाव को देखते हुए सरकार ने विजन और जो रोड मैप तैयार किया है उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। जैसे कि रेलवे में अलग अलग सेक्टर के लिए कुछ नए रास्ते खोले गए हैं, जैसे 3 नई रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इस वक्त जो पिक्चर है वो 11% ज़्यादा खर्च करने का सरकार का लक्ष्य है कि इस पिक्चर में या जो आधारभूत संरचना है इसमें 11% से अधिक खर्च किया जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी सरकार ने 11.11% रक्षा खर्च देश का बढ़ाया गया है। ये GDP का 3.4% होगा, जिसमें कि राजकोषीय घाटा अब 5.1 रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसमें कि 44.90 करोड़ रुपए सरकार का खर्च यानी कि एक्सपेंडिचर आएगा और 30 लाख करोड़ का सरकार को रेवेन्यू प्राप्त होगी, अर्थात आय प्राप्त होगी। ये अनुमान इस बजट में लगाया गया है। आपको क्या मिला, हमको क्या मिला, कितना बड़ा ऐलान हुआ। ये रूफटॉप सनराइजन स्कीम में हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। अर्थात हमको क्या मिलेगा, हर महीने 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी रूफटॉप सनराइजन स्कीम के माध्यम से, जो 2014 से 2023 के दौरान 596 अरब डॉलर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश भारत में विदेशी FDI आया है। ग्रीन इकोनॉमी के तहत नई योजना शुरू की जाएंगी। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दिया जाएगा। 50 साल के लिए 1 लाख करोड़ को ब्याज मुक्त सरकार लोन देने का वादा किया है। लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 40,000 सम्मान रेल कोच वंदे भारत जैसे कोच में बदले जाएंगे। अर्थात वंदे मातरम को वंदे भारत जैसे कोच में बदल दिए जाएंगे। सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन पर ध्यान दिया जाएगा और इसकी मात्रा और शिशुओं के देखभाल की योजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। 9 से 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग स्कीम सरकार मध्यम वर्ग के लिए आवास योजना लाएगी। अगले 5 साल में 2 करोड़ घर बनाए जाएंगे, जिसमें कि PM आवास के तहत 3 करोड़ घर बनाए जा चुके हैं। मत्स्य योजना में 55 लाख को नया रोजगार मिल चुका है।
5 इंटीग्रेटेड स्क्वायर पार्क स्थापित किए जाएंगे। करीब 1 करोड़ महिला हमारी लखपत दीदी बन चुकी हैं। अब 3 करोड़ लखपत दीदी बनाने का लक्ष्य है। जीएसटी से वन मार्केट वन टैक्स किया गया है। भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के जरिए एक परिवर्तनकारी पहल की गई है। इस तरह देखते हैं तो इस बजट में सरकार ने स्टार्टअप को लेकर के भी काफ़ी ध्यान दिया है। जैसे बात करते हैं, हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप को लेकर सकारात्मक बजट रहा है। स्टार्टअप्स को लेकर सरकार का रुझान काफ़ी सकारात्मक देखने को मिला है। पिछले वित्त वर्ष में पीएम मुद्रा योजना के तहत 43 करोड़ लोगों को लोन दिया चुका है और इसमें से उद्योगों के करीब 22.5 लाख करोड़ का लोन दिया गया है। वित्त मंत्री ने सरकार के इस संकल्प को इस बजट में भी दोहराया। सरकार के सहयोग से लगता है कि स्टार्टअप्स ने सिर्फ जीडीपी में ही सहयोग नहीं बल्कि रोजगार भी दे रहे हैं। उम्मीद ये जताई जा रही है कि जुलाई में आने वाला पूर्ण बजट में स्टार्टअप को लेकर एक बड़ा बजट अलर्ट किया जाएगा या जारी किया जाएगा। इसी के साथ सरकार ने स्टार्टअप को लेकर के 1 साल तक टैक्स न देने की छूट दे रखी है। 2025 तक टैक्स से राहत का निर्णय लिया गया है। उम्मीद से भरी परंपरा निभाते हुए आज 1 फरवरी को वित्त मंत्री ये बजट पेश किया और मुख्य वजह रही फाइनेंशियल ईयर 2024 संशोधित बजट जीडीपी का 5.8%, फाइनेंशियल ईयर 25 में वित्तीय घाटा जीडीपी का 5.1% रहने का अनुमान लगाया गया है। फाइनेंशियल ईयर 26 अर्थात वित्त वर्ष 2026 तक वित्तीय घाटा को अर्थात फाइनेंशियल डिफिजिट को 4.5% तक लाने का लक्ष्य है। सरकार बाजार से उधार घटाएगी, निजी क्षेत्र को भी बाजार से ज़्यादा पैसा जुटाने का मौका देगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो नेट 11.75 लाख करोड़ रुपए उधारी का लक्ष्य है और 10 साल में 3 गुना टैक्स कलेक्शन बढ़ा है। वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि राजकोषीय घाटा हमारा 5.1% रहने का अनुमान है। इस तरह से टैक्स रेट में कुछ नहीं किया गया है, के लिए अगले पूर्ण बजट में ही संभावना लगाई जा सकती है।